नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में ग्राम समाज विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हम लगातार कर रहे हैं। इस क्रम में 10वीं सीरीज़ आप देख रहे हैं, जिसमें हम हर बार की तरह 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप नए व्यूअर हैं और इसी वीडियो के थ्रू इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से ग्राम समाज विकास के डिटेल्ड वीडियोस आपको यहां से प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए और उसके बाद में ये वाली सीरीज जो चल रही है इसको लगाइए। दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवाइज कर लेते हैं, इनको रिविज़न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप ग्राम समाज विकास वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। और आज का सेशन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने कुछ 3-4 प्रोग्राम्स को ऐड किया है जिनको हम क्लासेस के थ्रू कवर नहीं कर पाए थे। जैसे आपका DWCERA हो गया या फिर आपका DPAP प्रोग्राम हो गया, तो इनको हम वहाँ पे नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू और उनकी एक्सप्लेनेशन के सहारे इन कार्यक्रमों को हम यहीं पर कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है DWCERA प्रोग्राम से कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है, जिसको हम संक्षेप में DWCRA के नाम से जानते हैं, इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो इसको 1983 में 1983 में इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ से पहला प्रश्न आपका यही बन सकता है कि DWCRA प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। इसी को संक्षेप में हम DWCRA के नाम से जानते हैं। यानी रूरल एरियाज जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके विकास से संबंधित ये प्रोग्राम है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको उत्पादक आय, सृजन संपत्ति और ऋण प्रदान करना, यानी उनके लिए क्या करना, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए ऋण प्रदान करना, जिससे कि वह अपनी आजीविका के साधन खोजने के लिए अपना कोई रोजगार स्थापित कर सकें। विशेष रूप से जैसे आपने देखा होगा जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो इसी कार्यक्रम के तहत चलाए गए थे। इसमें क्या है कि ग्रुप में जैसे महिलाओं का कोई समूह है, 15-20 महिलाएं हैं, उनका एक समूह है, उनको कोई रोजगार चलाने के लिए, उनका कोई ऐसा कोई रोजगार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम स्टार्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, जिससे वो अपने रोजगार के साधन वहीं पर जो है तलाश लेते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रभावी संगठनात्मक समर्थन संरचना प्रदान करने का भी प्रयास करता है। महिलाओं को वस्तुओं और जो भी सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनके उत्पादन में अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करता है। DWCERA का जो काम है वो लगभग IRDP प्रोग्राम के जैसा ही है। IRDP प्रोग्राम को हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लगभग एक जैसे प्रोग्राम है दोनों। और DWCRA प्रोग्राम के तहत विशेष रूप से किन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है? जिनकी वार्षिक आय जो होती है वो 4800 रुपये से कम होती है। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की जो आय है वो 4800 रुपये से कम है, उनको इस परियोजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता दी जाती है। IRDP के साथ बुनियादी अंतर, यानी जो DWCRA है और IRDP है जिसको हमने पहले पढ़ा था, तो IRDP और DWCRA में जो मेन अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है? IRDP में जो आर्थिक मदद की जाती है, जो सहायता की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पार्टिकुलर एक आदमी के लिए भी कर दी जाती है। लेकिन DWCRA में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आर्थिक मदद की जाती है वो ग्रुप्स में की जाती है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके लिए कह सकते हैं ग्रुप में या समूह के रूप में यहाँ पे सहायता दी जाती है। यानी इस योजना में 15-20 महिलाओं से मिलकर लाखों समूहों के गठन की परिकल्पना की गई है। ठीक है, 15-20 महिलाओं का एक समूह बना दिया, उनके लिए कोई रोजगार खुलवा दिया, उस रोजगार को खुलवाने के लिए विशेष रूप से सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यह अपेक्षा की जाती है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि जो महिलाएं हैं वो पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिविधियों के लिए एक साथ आएंगी। ठीक है, यानी कोई भी काम जब स्टार्ट करना होता है तो पार्टिकुलर एक पर्सन को दे दिया जाए तो उसको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, लेकिन समूह में काम किया जाए तो लोगों में एक जागरूकता आती है, अवेयरनेस आती है, मोटिवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रुप में महिलाओं को सम्मिलित रूप से किसी रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा तो वो इसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगी। ठीक है, तो लाभकारी गतिविधियों के लिए जो महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से एक साथ आएंगी, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, ये दूसरा प्रोग्राम था CADP, इसको भी हमने कवर नहीं किया था, इसको भी देख लेते हैं। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम या फिर कमांड एरिया विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो CADP का फुल फॉर्म होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम।
कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1974-75 में एक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत एक बहुविषय टीम के माध्यम से निर्मित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार, सिंचित कृषि से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना, अनुकूलित करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के साथ स्टार्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो CADP प्रोग्राम था ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था जो कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की जो भी प्रणालियाँ होती हैं, सिंचाई की जो भी क्षमता होती है उसके विकास से, उसके उपयोग में सुधार से। और जैसे ही कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा, सिंचाई के क्षेत्रों पर काम किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन है या उत्पादकता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि CADP प्रोग्राम का एक उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना भी था। ये जो परियोजना थी CADP, IFAD और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1980 से इसको क्या किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है, वित्त पोषित किया जा रहा है। उस समय पर एक भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो जो CADP प्रोग्राम था इस नहर परियोजना का भी हिस्सा था और इस परियोजना में 445 किलोमीटर की मुख्य नहर परियोजना और उससे संबंधित जो भी सिंचाई प्रणाली थी वो सभी इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, ये जो परियोजना है ये देश में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कमांड करने से संबंधित है। इस कार्यक्रम का जो पुनर्गठन किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2004 को इसका पुनर्गठन किया गया था। मतलब जो CADP प्रोग्राम था इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, CADWM। फुल फॉर्म देखें इसकी तो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि CADP का नाम चेंज करके CADWM कब रखा गया था तो 1 अप्रैल 2004 से इसको रखा गया था। इस कार्यक्रम में 1974 में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सहित 60 बड़ी और छोटी परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया था। इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो 2015-16 से, ठीक है, 2015-16 से इस योजना को किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यानी जो CADP प्रोग्राम के जो उद्देश्य थे जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे वही उद्देश्य वर्तमान समय में किसके हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि CADP प्रोग्राम जो है जो काम करता था वो काम अब कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर रही है, जिसका उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका उद्देश्य क्या है, हर खेत को पानी, या इसका हम कह सकते हैं इसका लोगो भी किसको बोला जा सकता है कि ये किस मोटिव के साथ काम कर रहा है कि हर खेत को पानी पहुंचना चाहिए, हर खेत की सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा प्रोग्राम है अपना सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो इसका उद्देश्य था ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जैसे सूखा, मजदूरी, रोजगार, इनकी जो कमी हो रही है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, ये DPAP प्रोग्राम का उद्देश्य था। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, संक्षेप में इसको कहा जाता है DPAP। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। ड्रॉट मतलब सूखा, प्रोन का मतलब होता है संभावित या संभावना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो सूखा संभावित क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 1973 में इसको स्टार्ट किया गया और यह केंद्र प्रायोजित स्कीम थी या केंद्र द्वारा समर्थित एक योजना थी। ठीक है, इसको एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट किया गया था। इस कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए, मतलब इन सभी चीज़ों को इस तरीके से देखा जाए कि जो भी लैंड है, हमारी भूमि है, वाटर है, जल है, ठीक है, पशुधन है, मानव संसाधन है, इन सभी का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। और जब इन सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाएगा तो जो पारिस्थितिक संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बना रहेगा, वो दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। यह कार्यक्रम जो है ये स्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाने के लिए ग्रामीण कार्य परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन के आधार के एकीकृत विकास के माध्यम से फसलों के उत्पादन, भूमि, जल, पशुधन, मानव संसाधनों की जो उत्पादकता है, सूखे का इन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी ये कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्षेत्रों के बारे में बात की, जो भी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है जहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, भूमि अनुर्वर है, भूमि पर जो है अच्छी तरीके से खेती नहीं की जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए जाएँ, ये भी इसका उद्देश्य था। इससे संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन,
यानी संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन हुआ था टू कॉम्बैट, मतलब लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए, डिजर्टिफिकेशन से। डिजर्टिफिकेशन मतलब सूखा, सूखे की समस्या से लड़ने के लिए एक कन्वेंशन था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको क्या कहा जाता है, यूएनसीसीडी। तो जो भारत था 1994 में इस यूएनसीसीडी का हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया था। 1996 में इस बात की पुष्टि हुई थी। पुष्टि होने का मतलब है 1994 में सदस्य बना था, 96 से इसने लगातार इस क्षेत्र में कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया था। अगर कुछ आंकड़ों को देखें तो 96 मिलियन हेक्टेयर या भारत के लगभग 29% क्षेत्र जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें गिरावट आ रही है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सूखा वाला क्षेत्र है वो, क्योंकि लगातार काम हो रहा है, डीपीएपी प्रोग्राम था पुराने समय से चल रहा है और लगातार अब भी मरुस्थलीकरण को, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा 96 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी जो कि कह सकते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र था, उसमें अब गिरावट आई है। ठीक है, 96 मिलियन हेक्टेयर में गिरावट आई है, या फिर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 29% जो सूखा प्रवण क्षेत्र था पहले ही, ठीक है, डेजर्ट प्रोन एरिया जो था उसमें गिरावट आई है। ठीक है, भारत में विकृत भूमि की सीमा 105 मिलियन हेक्टेयर, या भारत के लगभग अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 32% क्षेत्र में जो है वो विकृत भूमि है। मतलब विकृत भूमि का मतलब ये कह सकते हैं हम जहाँ पर अच्छी तरीके से खेती नहीं की जाती है। इसमें मरुस्थली का, डेजर्ट का जो हिस्सा है वो भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, अपना 4th क्वेश्चन है मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम को 1978 में स्टार्ट किया गया था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम डीडीपी का उद्देश्य है कि सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, ठीक है, और जिन रेगिस्तानी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है उनके प्राकृतिक संसाधन आधार के कायाकल्प के माध्यम से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, दोनों के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, और इसमें जो केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात होता है वो 75:25 होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले, यानी जहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में क्या करना, सुधार करना। 1999 से पहले डीडीपी को मरुस्थलीकरण की गंभीरता के आधार पर वित्त पोषित किया गया था। मतलब स्टार्टिंग में जब इसको फंडिंग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा तो किस आधार पर की गई थी? मरुस्थलीकरण की जो भूमि है, यानी जो भूमि हमारी कह सकते हैं सूखे से प्रभावित जमीन है, जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र ज़्यादा है, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसको फंडिंग की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से केंद्र सरकार द्वारा 75% और राज्य सरकार द्वारा 25% वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी पहले इसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है फंडिंग देती थी। डीडीपी जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो है कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? राजस्थान के 16 जिलों में इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो कह सकते हैं हम डिजर्ट से प्रभावित एरिया है, मरुस्थलीकरण से प्रभावित एरिया है, वो कहाँ है? राजस्थान में ज़्यादा है। तो राजस्थान के 16 जिलों में इसको चलाया जा रहा है। वो 16 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर हो गया आपका, जैसलमेर, जालौन, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर। इन 16 जिलों में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भूमि सत्याग्रह का जो स्टार्ट हुआ था, छत्तीसगढ़ भूमि सत्याग्रह, वो कब हुआ था? छत्तीसगढ़ भूमि सत्याग्रह 1988 में स्टार्ट हुआ था। यह भूमि सत्याग्रह वर्ष 1988 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बंधुआ मजदूरों ने। बंधुआ मजदूरों के बारे में पिछली क्लास में बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, इनका पूरा सिस्टम क्या होता है, इसको हमने देखा था। छत्तीसगढ़ भूमि सत्याग्रह से जुड़े हुए, यानी जो आंदोलन चला था इससे जुड़े हुए 2 स्लोगन थे, नारे थे, वो कौन से थे? जमीन का फैसला जमीन पर होगा, और दूसरा था जमीन दो या जेल दो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जमीन का फैसला जमीन पर होगा या जमीन दो या जेल दो, ये नारा किस सत्याग्रह से रिलेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ भूमि सत्याग्रह से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे वारिशी काश्तकार या व्यवसायिक काश्तकार या फिर स्थायी काश्तकार जिन्हें लगभग मालिकों जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रवर काश्तकार। क्या कहा जाता है? प्रवर काश्तकार कहा जाता है। थोड़ी सी दिक्कत इसी वजह से हो रही है, मैं बताऊं ऑनेस्टली, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आप पसीना देख पा रहे होंगे, मेरी पूरी टी-शर्ट जो है भीग गई है पसीने से। ठीक है, तो ऐसे वारिसी काश्तकार या व्यवसायिक काश्तकार या स्थायी काश्तकार जिन्हें लगभग मालिकों जैसे ही अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रवर काश्तकार कहा जाता है।
अब जो मालिक होता है भूमि का या फिर जो प्रवर काश्तकार होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो मेन अंतर होता है वो ये होता है कि मालिक जो रेवेन्यू देता है या राजस्व देता है वो किसको देगा? सरकार को देता है। और जो प्रवर काश्तकार होते हैं वो मालिक को लगान देते हैं। यानी जो प्रवर काश्तकार होते हैं वो मालिक की भूमि पर खेती करते हैं, लेकिन इनको अधिकार मालिक जैसे ही प्राप्त रहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज होता है इस भूमि सुधार से संबंधित कि जो अवर काश्तकार होते हैं वो कौन से होते हैं? एक प्रवर काश्तकार जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, एक होता है अवर काश्तकार। तो अवर काश्तकार क्या है? इनके जो भूमि संबंधी अधिकार होते हैं वो प्रवर काश्तकारों की सापेक्ष देखा जाए तो कम होते हैं। जो प्रवर काश्तकार होते हैं वो भूमि को गिरवी भी रख सकते हैं, याद रखिएगा। प्रवर काश्तकार जो होते हैं वो भूमि को गिरवी भी रख सकते हैं, भूमि को बेच भी सकते हैं। लेकिन अवर काश्तकार जो होते हैं वो भूमि को बेच नहीं सकते हैं, न ही उसको गिरवी रख सकते हैं, और इसीलिए इनको गैर मौरूसी काश्तकार भी कहा जाता है। ठीक है, गैर मौरूसी काश्तकार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गैर मौरूसी काश्तकार किसे कहते हैं? तो अवर काश्तकारों को ही गैर मौरूसी काश्तकार कहा जाता है। एक और टर्म आता है सिकमी काश्तकार। ठीक है, तो सिकमी काश्तकार जो होते हैं ये अन्य काश्तकारों से पट्टे पर भूमि लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मालिक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, जैसे हमने अभी दो चीज़ों के बारे में बात की थी, प्रवर काश्तकार और अवर काश्तकार। तो जो सिकमी काश्तकार होगा वो या तो प्रवर काश्तकार से या फिर अवर काश्तकार से खेती करने के लिए भूमि को पट्टे पर लेगा, और इनके भूमि संबंधी अधिकार जो होते हैं सिकमी काश्तकारों के वे बहुत कम होते हैं। इनको कभी भी ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, शिवाजी ने किसकी भू राजस्व प्रणाली के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था? या ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि शिवाजी की जो भू राजस्व प्रणाली थी वो किसकी भू राजस्व प्रणाली पर डिपेंड थी? तो ये मलिक अंबर की जो भू राजस्व प्रणाली थी उस पर डिपेंड थी। अब शिवाजी की भू राजस्व प्रणाली से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जमीन नापने के लिए यानी भूमि की नपाई करने के लिए काठी चलती थी। काठी या जिसको मापने की छड़ भी कहा जाता था, ये 5 हाथ लंबी और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। मतलब 5 हाथ और 5 मुट्ठी इसकी लंबाई होती थी। 20 काठी के वर्ग यानी 20 काठी का जब वर्ग कर दिया जाता था तो वो क्या बन जाता था? एक बीघा बन जाता था। और 120 बीघा मिला करके क्या बनता था? एक चावर बनता था। ये पुरानी इकाइयाँ थी भूमि मापन की। ठीक है, तो इनको आप भी याद रखेंगे। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि शिवाजी की भू राजस्व प्रणाली में जो 1 बीघा होता था वो कितने उसका जो मापन होता था वो किस तरीके से होता था? तो 20 काठी का वर्ग होता था वो 1 बीघा होता था। और शिवाजी की भू राजस्व प्रणाली में 120 बीघा जो होता था वो किसके बराबर होता था? एक चावर के बराबर होता था। इसके अलावा अगर देखें जो राजस्व दिया जाता था सरकार को या फिर राज्य को किसानों के द्वारा, वो कितना दिया जाता था? जितनी भी उपज होती थी किसी भी खेत में उसका 2/5 हिस्सा किसका होता था? राज्य का होता था। बचा हुआ 3/5 भाग जो होता था वो उस खेती करने वाले किसान के पास रहता था। नई ज़मीन को जुताई के अंतर्गत लाने के लिए, नई ज़मीन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी मतलब भूमि है जिस पर जंगल है मान लीजिए, ठीक है, या बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, खेती लायक नहीं है, तो जंगलों को काट करके या उन जो भी वनस्पतियां वहाँ पे उगी हैं उनको काट करके उसकी जुताई वुताई करके उसको खेती योग्य बनाया। या ऐसी ज़मीन को जुताई के योग्य बनाने के लिए, जुताई के अंतर्गत लाने के लिए जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से सिद्धांत थे? तगाई सिद्धांत और इस्तवा सिद्धांत, ये शिवाजी की भू राजस्व जो प्रणाली थी उसमें जो है स्वीकार किए जाते थे। ठीक है, अंचल अधिकारी किसको कहा जाता है? तो अंचल अधिकारी तहसीलदार को ही कहा जाता है। तहसीलदार का नाम जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तहसील या जिसको ताल्लुक भी कहते हैं उसका जो प्रभारी अधिकारी होता है जनरली हम उसको तहसीलदार के नाम से जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात इन राज्यों में तहसीलदार को क्या कहा जाता है? मामलतदार कहा जाता है। ठीक है, तो मामलतदार किसका रूप है? ये तहसीलदार का ही एक अन्य नाम है। बिहार में इस पद को अंचल अधिकारी कहा जाता है। त्रिपुरा में इसको सर्किल ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, और इन राज्यों के अलावा जितने भी बचे हुए राज्य हैं उन सभी में इसको तहसीलदार के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ भी यूपी में तहसीलदार ही जो है इसको कहा जाता है। भू राजस्व प्रशासन पुनर्स्थापन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। इस भू राजस्व प्रशासन पुनर्स्थापन समिति का क्या उद्देश्य था? भू राजस्व की उचित प्रशासन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना, उसकी संरचना सुधारना तथा उसको सरल एवं धारदार बनाने के तरीके सजेस्ट करना या सुझाना था। और इस समिति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? PS अप्पू ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। इसकी जो निर्माण लागत है वो लगभग 36,200 करोड़ रुपए से अधिक है और इस पूरी एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, मतलब इसमें 6 लेन होंगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरठ के बिजौली गाँव से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक ये जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो ये 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन 12 जिलों से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 2019 को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया था। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे भगवान शिव को समर्पित मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पर इसको स्थानीय, हम कह सकते हैं स्थानीय क्षेत्र में या स्थानीय रूप में इसको भगवान शिव को समर्पित स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मंदिर है इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर का जो पुराना ढांचा है इसका निर्माण किसने कराया था? इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनके द्वारा 1780 में इसका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के परिसर को, पहले इसका जो परिसर था वो 3000 वर्ग फुट का था, अब इसको बढ़ा करके 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में इसको फैला दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त होंगे, लगभग उनकी संख्या वॉल्यूम के आधार पर बताई गई 75,000 से ज़्यादा श्रद्धालु एक बार में इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये 11 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया गया है। इसका कहाँ पे किया गया है? बलरामपुर में किया गया है। ठीक है, ये जो परियोजना है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, इसको पहले घाघरा नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था। इसके तहत 5 नदियाँ, कौन कौन सी 5 नदियाँ? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको आपस में जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी, मतलब 14 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र जिस पर पहले सिंचाई नहीं होती थी, इसके द्वारा अब उस पर सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 6200 से अधिक गांवों में लगभग 29-30 लाख किसानों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इससे 9 जिले इसके लाभान्वित होंगे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक है, ये 9 जिले जो हैं इस परियोजना से लाभ लेंगे। आगे देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो इसमें बुंदेलखंड में जो 7 जिले हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल हम पढ़ रहे थे, बुंदेलखंड के जो 7 जिले थे नीचे वाले, उनको छोड़ करके शेष जो 68 डिस्ट्रिक्ट हैं, 68 जिले हैं, उनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जो है लागू की जाएगी। योजना की शुरुआत जो है वो कब स्टार्ट करी गई थी? ये 8 अगस्त 2017 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए की गई थी, मतलब 2017 से लेकर के 2022 तक इसका जो है हम कह सकते हैं टाइम पीरियड था। इन 5 वर्षों में इस योजना पर जो व्यय किया जाना था वो था लगभग आपका 477.33 करोड़ रुपए। वर्ष 2022 तक इसमें 1,71,186 हेक्टेयर भूमि के सुधार का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का सारा कार्य जो है वो मनरेगा के तहत संपन्न किया गया था। जीरो हंगर कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 16 अक्टूबर 2017 को। और कहाँ पे ये जीरो हंगर कार्यक्रम चालू किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, महाराष्ट्र के ठाणे में और उड़ीसा के कोरापुट में। ठीक है, इन 3 स्थानों पर जीरो हंगर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य है 2030 तक, आने वाले 2030 तक पायलट योजना के रूप में इसको शुरू किया गया है। मतलब इसके जो टारगेट रखे गए हैं, लक्ष्य रखे गए हैं, वो आने वाले 2030 वर्ष तक रखे गए हैं। ठीक है, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2030 तक जो भी इसके लक्ष्य रखे होंगे वो 2030 तक उनको इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है।
कौन सी योजना उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने से संबंधित है? तो वो योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसको 29 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो भी राष्ट्रीय स्तर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं जिनके घर तक जाने के लिए मार्ग नहीं हैं या सड़कें खराब हैं, तो मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए, यानी उनके घर को, उनके आवास को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं 16वां, ग्रामीण किसानों की ज़मीनों की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना तथा ज़मीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये स्वामित्व योजना थी। 11 अक्टूबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 17 अक्टूबर 2020 को किस अभियान का शुभारंभ किया था? तो ये अभियान था आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट योजना। 18वां प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 2250 करोड़ रुपए। ठीक है, ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए हैं। इसके अलावा बागवानी मिशन के बारे में हम डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, इसका पहला, यानी इसके द्वारा IOC के द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। 20वां प्रश्न है, स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 16 जुलाई 2021 को। स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 स्कूलों के शिक्षकों के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो स्कूलों के शिक्षक हैं उनको नवाचार यानी इनोवेटिव बनाना उनको, इसके अलावा उद्यमिता पर ध्यान देना, IPR, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, इसके अलावा विचारों के सृजन आदि के बारे में ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा भीख मांगने के कार्यों में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु किस योजना के तहत उपयोजना प्रारंभ की है? मतलब ऐसी एक योजना है, उस योजना के तहत जो भीख मांगने के कार्य में व्यक्ति लगे हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए एक उप योजना के रूप में उसको चालू किया गया है। तो वो कौन सी योजना है जिसकी उप योजना के रूप में इस योजना को स्टार्ट किया गया है? तो वो स्माइल योजना है। 20 जुलाई 2021 को ये स्टार्ट हुई थी। स्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइज, इसका जो है पूर्ण रूप है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है व्यापक पैमाने पर पुनर्वास करना लोगों का जो कि भीख मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, उनका पुनर्वास करना, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना, परामर्श संबंधी सुविधाएं देना, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा कौशल विकास, आर्थिक संयोजन, इन सभी पर ध्यान देने से जुड़ी हुई ये योजना है। मुख्य रूप से इसको किन किन कह सकते हैं कि शहरों में इसको चालू किया जाएगा? तो ये दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, अहमदाबाद, इन स्थानों पर जो स्माइल योजना के तहत जो उप योजना स्टार्ट की गई है वो इन सभी शहरों में स्टार्ट की गई है। 22वां है, मिशन वात्सल्य नामक योजना का शुभारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो मिशन वात्सल्य जो है महाराष्ट्र सरकार की योजना है। 25 अगस्त 2021 को ये स्टार्ट की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण जिन स्त्रियों ने अपने पतियों को खो दिया था, खो देने का मतलब है उनकी डेथ हो गई थी, उन महिलाओं की मदद करने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। विशेष रूप से ये मिशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाएं या फिर ऐसी महिलाएं जो कि गरीब पृष्ठभूमि से संबंधित हैं या फिर वंचित वर्ग से आती हैं, ऐसी विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए इस योजना को डिज़ाइन किया गया था। अगला है 14 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पशुधन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए तथा पशुपालन क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के लिए वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्षों के लिए, 21-22 से लेकर के आने वाले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज को कितने करोड़ रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इस पूरे पैकेज में 98,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जो भारतीय विरासत संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा या फिर इसको कहा जाता है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां प्रश्न है आपका, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो कल्प योजना जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको 1998 में स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में, और उस समय पर उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री थे वो रविंद्र शुक्ला थे। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको भी आपने देख लिया। इसमें क्या था, इसका मतलब योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, जो प्राथमिक शिक्षा में सरस्वती वंदना होती है, स्कूलों में जो सरस्वती की वंदना होती है, इसके अलावा जो वंदे मातरम है हमारा, उसको गाना अनिवार्य रूप से बिल्कुल लागू कर दिया गया था। मतलब इसके द्वारा क्या कहा गया था कि जो भी स्कूल हैं, प्राइमरी एजुकेशन जिन स्कूलों में दी जाती है उनमें सरस्वती वंदना, इसके अलावा वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। लेकिन कुछ वर्ग को, कुछ विशेष वर्ग ऐसे थे जिनको इससे आपत्ति हुई थी, लोगों ने कड़ा विरोध इसका जो है दिखाया था, जिस सरकार को इस प्रकार की जो वंदना थी इस पर रोक लगानी पड़ी थी। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न है, भारत के किस संगठन को यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS जिसको कहा जाता है, इसको यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1989 में, यानी 1989 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये किसको दिया जाता है? योग्यता प्रदर्शित करने वाली जितनी भी सरकारें होती हैं या सरकारी एजेंसी होती हैं या फिर गैर सरकारी संगठन NGOs वगैरह जो होते हैं, उनके द्वारा जो साक्षरता के क्षेत्र में यानी एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई प्रयास किया जाता है तो उन प्रयासों के लिए ही जो है यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार दिया जाता है। पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र जो कि उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के अनुसार कितने बच्चों का मानदंड मानकर सरकारी सेवा में छूट प्रदान की जाएगी? तो जिन व्यक्तियों के 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी सेवा में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, 2 से अधिक बच्चे वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको सरकारी सेवा में छूट प्रदान नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगर आपने यूपी स्पेशल का क्लास पढ़ा होगा, भौगोलिक वर्षा वाला या फिर भौतिक विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश का ऊपरी वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, वो पट्टी सी दिखाई देती है ऊपर की तरफ, उस क्षेत्र में, उसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर पार्टिकुलर किसी स्थान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा देखी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 30वां, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मतलब कृषि क्षेत्र से मीथेन तो उत्पन्न होती है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा और कौन सी आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है जो मीथेन के अलावा उत्पन्न होती है? तो वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जो भी हम खेतों में खाद वगैरह देते हैं या फिर खेतों में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसका ऑक्सीजन से संयोग जब होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है फॉर्म हो जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कुल खेती क्षेत्र जो है इसमें 3 तरह के क्षेत्र आते हैं। पहला, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, एक वर्ष में जितनी खेती की जा रही है वो सारा क्षेत्र। इसके अलावा ऐसा क्षेत्र जिसमें एक बार से ज़्यादा खेती की गई हो, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही फसल की जाती है, एक ही बार खेती की जाती है, तो जिसमें एक ही बार खेती की जा रही है वो क्षेत्र। इसके अलावा इसमें एक से अधिक बार खेती की जा रही है वो क्षेत्र। और इसके अलावा ऐसा क्षेत्र जिसमें भविष्य में कृषि होने की संभावना है, संभाव्य कृषि क्षेत्र है। ये सभी मिलाकर के जो क्षेत्र होता है वो कुल खेती क्षेत्र कहा जाता है। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो नई मंजिल, स्वच्छ भारत अभियान या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या आपका स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। इसके अलावा जो बाकी के 3 कार्यक्रम हैं, नई मंजिल योजना या स्वच्छ भारत मिशन या फिर आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तीनों वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में देखते हैं। नई मंजिल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के अल्पसंख्यक युवा, ठीक है, माइनॉरिटी के जो भी यूथ हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनकी आयु 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके कौशल विकास के दिशा में एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसका जो है 50% वित्त पोषण वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्त पोषण भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 2015 से जो स्टार्ट हुआ था आपका स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य है ऐसी इकाइयां बनाना जिनका पंजीयन भारत में 5 साल से अधिक नहीं है तथा जिनका सालाना कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं है।
वो स्टार्टअप्स की श्रेणी में रखे गए थे और इस योजना का वित्त पोषण जो है वो भारत सरकार के द्वारा जापान के सॉफ्ट बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो अपना 33वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? 16% थी। अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका हैदराबाद में है। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़े हुए और भी प्रमुख संस्थान हैं जिनको यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, ये मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, ये आपका बेंगलोर में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये आपका सिकंदराबाद में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। केंद्रीय औषधि संस्थान, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, ये आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। 35वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्तमान में किस मिशन का हिस्सा बना दिया गया है? तो जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था 1976 में। वर्तमान समय में इसको NHM के साथ, नेशनल हेल्थ मिशन जो है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसमें इसको जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3% तक लाना है। इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 60:40 है और विशेष राज्य यानी विशेष रूप से उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके संदर्भ में ये हिस्सेदारी जो है वो 90:10 की हिस्सेदारी है। 36वां प्रश्न है, राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क में जोड़ने वाली एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई-रक्तकोष पहल। ठीक है, ई-रक्तकोष पहल एक केंद्रीयकृत ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 7 अप्रैल 2016 को। और किसने की थी? तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। ठीक है, ई-रक्तकोष डिजिटल इंडिया मुहिम का ही एक हिस्सा है। ई-रक्तकोष ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति मानकों तथा दिशा निर्देशों जैसे उचित संग्रह और दान, प्रभावी प्रबंधन, इसके अलावा दान किए गए रक्त की क्वालिटी या गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी आदि को सुनिश्चित करता है। अगला है, भारत की संकटग्रस्त जनजाति राजी, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राजी जनजाति जो है ये उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है और यह संकटग्रस्त जनजाति की श्रेणी में आती है। इसके अलावा और भी अन्य संकटग्रस्त जनजातियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे भेटा, टोडा और उराली। भेटा, टोडा और उराली ये तीनों जनजातियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसके अलावा ओंग, जारवा और शैम्पेन ये अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। कवरड़ा जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और लेपचा जो है ये सिक्किम में पाई जाती है। सारी जनजातियां जो हैं ये संकटग्रस्त जनजातियों की कैटेगरी में आती है। अगर देखा जाए परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 94.8% जो है क्या है, यानी लक्षद्वीप की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 94.8% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है। अगर देखा जाए परसेंटेज की आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस स्टेट में है, तो वो यूपी में है। 0.6% इनकी संख्या है। 38वां प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 तक था, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों की निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर कितना था? तो 20,000 इनका स्तर था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार 2005-06 और 2015-16 यानी 2005-06 से लेकर के 2015-16 के बीच में भारत के कितने लोग जो कि पहले गरीबी रेखा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उससे बाहर निकल करके आए? तो वो उनकी संख्या है लगभग 270 मिलियन। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 22% भारतीय जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी गरीब है, जो शहरी गरीबी से लगभग 13.7% अधिक है। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी ग्रामीण का यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी थी उसका परसेंटेज कितना था? 31% था, जो वर्तमान में कम होकर के 26% पर आ गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मई 2020 तक देश के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है? ठीक है, मई 2020 तक के आंकड़े हैं ये।
तो मई 2020 तक देश के 90% ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध है। कुछ समय पूर्व यह परसेंटेज जो था वो 56% था, वर्तमान समय में यह बढ़कर के 90% हो गया है। मतलब 100 में से 90 आदमियों के घर में बिजली है ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये जो उपलब्धता है ये 93% तक है। अगर इसके अलावा एक पॉइंट और है कि देश के 1% ग्रामीण परिवार जो हैं वो खाना बनाने में अभी भी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, जो कि काफ़ी कम संख्या है। ठीक है, काफ़ी कम संख्या है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में देखा। आशा करता हूँ रोज़ की तरह आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस जो हैं इनको आप लगातार रिवाइज़ करते रहें। PDF जैसा कि आपने कहा था मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। 8 क्लासेस की PDF जो है मैंने प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी की जो 2 PDF हैं 9वीं क्लास की 10वीं क्लास की, ये आपको कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि टेलीग्राम चैनल मैंने बहुत समय पहले बनाया था, अध्ययन अड्डा बाई दुष्यंत करके ऐसे नाम था उसका। अब वो क्या था, वो जिस नंबर से मैंने बनाया था वो नंबर मेरा जो है वो लॉस्ट हो गया, खो गया, तो उसको मैं चला नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और ना ही उसको मैं डिलीट कर पा रहा हूँ। तो मैंने जो दूसरा टेलीग्राम चैनल था वो अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल, ध्यान देंगे मैंने दूसरा जो टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, वो अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल करके आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, उस पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है लोगो में। चैनल वाला लोगो आपको मिले वो मेरा चैनल नहीं है, लेकिन जिस पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है वो मेरा चैनल है। वहीं से आपको जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बहुत से बच्चों ने जो पुराना चैनल था उसको सब्सक्राइब कर लिया है, उससे जुड़ गए हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो दूसरा चैनल है उसको आप जुड़ें, उस चैनल से जुड़ें। उस चैनल से बिल्कुल भी आप ना जुड़ें जो कि पुराना वाला चैनल है अध्ययन अड्डा बाई दुष्यंत, वो मेरा चैनल नहीं है। जो अध्ययन अड्डा स्टडी मटेरियल है इस चैनल से जुड़ें ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। और जैसे आप बहुत दिन से कह रहे थे सर PDF प्रोवाइड कराओ, अब उस पर मैंने देखा है लगभग 55 व्यक्ति, यानी आप में से 55 लोग उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है 55 लोगों को ही आपको PDF की आवश्यकता थी, बाकी किसी को आवश्यकता नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा, जैसे आज की PDF और पिछली वाली क्लास की PDF ये आपको कल शाम को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वहाँ से आप जा करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और समय चूँकि धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है आपकी परीक्षा का, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। जितनी भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते चलें। ठीक है, लेस कंटेंट मोर रिवीजन, ध्यान रखेंगे, लेस कंटेंट मोर रिवीजन, इस फॉर्मूले पर आप चलेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। कंटेंट ज़्यादा और रिवीजन कम तो आप बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करेंगे किसी भी परीक्षा में। आपके पास सीमित सोर्स सीमित कंटेंट होगा, लेकिन उस सीमित सोर्स सीमित कंटेंट का आपने रिवीजन जो है वो अनलिमिटेड बार किया है। आपको खुद नहीं पता आपने कितनी बार उनको देखा है, कितनी बार उनको पढ़ा है, कितनी बार उनका रिवीजन किया है। उससे निश्चित रूप में आपको लाभ मिलता है। ये किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी है, किसी भी एग्ज़ाम पर इसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। आपके पास सीमित स्टडी मटेरियल हो, सीमित सोर्स हो, उन सीमित सोर्स का सीमित स्टडी मटेरियल का आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करते हैं तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन, आज की इन्फॉर्मेशन, आज के क्वेश्चन कैसे लगे। अपनी फीडबैक जो है वो हमेशा की तरह आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।